हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। आज ये हमारी पहली क्लास है। तो जितने भी झारखंड वासी हैं, आप सभी को पता ही है जेटेट का एग्ज़ाम जो है लगभग यहाँ पर 6 से 7 साल बाद होने वाला है। और ये एग्ज़ाम होता है 150 मार्क्स का, जिसमें से सीडीपी से यहाँ पर 30 क्वेश्चंस होंगे, यानी कि 30 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे बाल विकास से। आप अगर थोड़ा भी यहाँ पर मेहनत कर लेते हैं तो 30 आउट ऑफ 30 आपके आ सकते हैं। ओके, तो झारखंड टेट 2024 हम लोगों का टारगेट है। और जेटेट वाले साथ ही साथ आप अगर सीटेट की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस क्लास को देख सकते हैं, क्योंकि सीडीपी के क्वेश्चंस तो बदलेंगे नहीं कि झारखंड टेट है तो उसमें अलग सीडीपी का सिलेबस होगा और सेंट्रल वाला टेट है तो अलग, ऐसे नहीं है। सीडीपी के क्वेश्चन सेम ही रहते हैं, आप तैयारी बस करते चलो। और ये पहली क्लास है, इस सीरीज़ को हम लोग कंटिन्यू रखेंगे और ये क्लास डेली अपलोड होगी। ओके, सीडीपी की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन, शैक्षिक मनोविज्ञान के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? यानी कि जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है, इनके फादर कौन है? ऑप्शन फर्स्ट है स्कीनर, थॉर्नडाइक, क्रो एंड क्रो और पियाजे। आपको आंसर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में आंसर करते हुए जाना, क्योंकि देखिए जो चीज़ आप कहीं पर लिख देते हैं या फिर किसी को बताते हैं ना, तो क्या होता है कि वो दिमाग में रह जाता है। अगर आपको तुरंत याद भी ना रहे, बाद में क्वेश्चन देखते हैं तो वो आंसर आप कर देते हैं करेक्ट, है ना, ऑप्शन देख करके। तो कमेंट करना, कमेंट सेक्शन ओपन है। यहाँ पर इसका आंसर मैं आपको बता रही हूँ, राइट आंसर हो जाएगा थॉर्नडाइक। और इसके बारे में देखते हैं, और जो भी क्वेश्चन आएगा जो लगेगा कि फैक्ट्स इसके बताने चाहिए, मैं आपको बता दूंगी। आप अगर नोट डाउन कर रहे हैं या फिर सुन रहे हैं तो ध्यान से सुनिएगा, और अगर लिख रहे हैं तो आप लोग लिखते हुए चलिएगा, जो मैं ओरली आपको यहाँ पर बताऊँगी। ओके, अब थॉर्नडाइक की बात की गई है तो थॉर्नडाइक है कौन और कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये अमेरिका के रहने वाले पशु मनोवैज्ञानिक, याद रखेंगे, ये पशु मनोवैज्ञानिक है। और इसी थॉर्नडाइक ने मनोविज्ञान में जो अधिगम यानी कि लर्निंग है, हमारा मनोविज्ञान में हम लोग पढ़ते हैं लर्निंग, अधिगम, इसका सबसे पहले नियम दिया था। और वो नियम कौन सा है, किस नाम से हम लोग जानते हैं? तो ट्रायल एंड एरर थ्योरी के नाम से जानते हैं। और थॉर्नडाइक ने केट पर प्रयोग किया था, अपना एक्सपेरिमेंट किया था। और इन्होंने एक्सपेरिमेंट के दौरान 3 जो है ना मुख्य नियम दिए थे, और 5 इसके सेकेंडरी जो गौण नियम होते हैं, इन्होंने 5 दिया था। तो टोटल ऐसे इसका इन्होंने 8 यहाँ पर थ्योरी सिद्धांत को दिए हैं। तो याद रखेंगे ये 3 इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पर स्किनर ऑप्शन में है, तो स्किनर ने रेट पर प्रयोग किया था, जिसका नाम था ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। याद रखेंगे, जब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो डिटेल में देखेंगे, जिस प्रकार यहाँ पर थॉर्नडाइक की बात की हमने। तो ऑपरेंट यहाँ पर क्या है, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी इन्होंने दी थी। किसने? तो स्किनर ने। क्रो एंड क्रो ने ऐसा कोई सिद्धांत नहीं दिया है। पियाजे ने कॉग्निटिव थ्योरी दिया है, जो कि कॉग्निशन के बारे में इन्होंने बताया है कि बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे होता है, किस एज में क्या क्या होता है। तो आगे हम लोग देखेंगे, ये क्लियर हो गया होगा आई होप। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक किसे माना जाता है? तो आधुनिक मनोविज्ञान यानी कि जो मॉडर्न साइकोलॉजी है, उसके फादर कौन है? उससे इससे पहले क्या क्वेश्चन था कि एजुकेशनल साइकोलॉजी का नाम, मतलब एजुकेशन साइकोलॉजी जो है उनके फादर का नाम क्या था? तो वहाँ पर हो गया थॉर्नडाइक। अब है यहाँ पर आधुनिक मनोविज्ञान के जनक किसे कहते हैं? तो ये हो जाएगा विलियम जेम्स। इन्होंने कॉग्निटिव थ्योरी दिया था पियाजे ने, वाटसन ने व्यवहारवाद बिहेवियरिज्म का दिया था। और ये वही वाटसन है जिन्होंने अपने 11 मंथ के बेबी जो बच्चा था उस पर प्रयोग किया था। वुडवर्थ ने ऐसा कोई सिद्धांत नहीं दिया है यहाँ पर। ये क्लियर हो गया। जो भी मैं जैसे कि अभी वाटसन के बारे में बताई ना, ये क्या था, बिहेवियरिज्म से रिलेटेड है ना, बिहेवियरिज्म के फादर इनको, जनक इनको कहा जाता है। तो बाद में जब भी वाटसन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें जो भी मैं ओरली बता रही हूँ, ये आपको याद आएगा, रिकॉल आप करने लगेंगे। तो इसी तरह से बार बार रिपीट होगा क्वेश्चन, बार बार आप सुनेंगे देखेंगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। अब टेंशन नहीं लेना है कि किस तरीके से हम लोग को याद होगा, क्या होगा, बिल्कुल आपको यहाँ पर
चिंता नहीं करना है, याद हो जाएगा, रिपीट होगा बार बार चीज़ें। ओके, नेक्स्ट है धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए अधिक उपयोगी सिद्धांत इनमें से कौन सा है। ध्यान से सुनिएगा कि यहाँ क्या बोला है। धीमी गति से सीखने वाले बालक के लिए, जो बच्चा धीरे धीरे सीखता है उसके लिए अधिक उपयोगी सिद्धांत जो थ्योरी है या फिर प्रिंसिपल है, इनमें से कौन सा है पूछा है। पहला ऑप्शन को पढ़िएगा, यहाँ पर है थ्योरी ऑफ थॉर्नडाइक, थॉर्नडाइक का सिद्धांत, या फिर थ्योरी ऑफ स्किनर, थ्योरी ऑफ पावलोव और थ्योरी ऑफ गेस्टाल्ट। आंसर क्या होगा यहाँ पर, ऑप्शन फर्स्ट होगा। अब ऑप्शन फर्स्ट जो है ये क्यों होगा, तो हम लोगों ने क्या देखा था कि ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसने दिया है, तो ये थॉर्नडाइक ने दिया है। बच्चा क्या करेगा, कोई भी उसके पास प्रॉब्लम आएगा, कोई भी समस्या आएगा, तो वो उस समस्या को से बाहर निकलने के लिए या फिर कोई भी पढ़ाई से रिलेटेड क्या करेगा, पहले ट्राई करेगा, है ना, ट्राई करेगा, कुछ गलतियाँ उसमें होंगी, फिर वो ट्राई करेगा, फिर गलती होगी, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि गलती बिल्कुल नहीं होगा और उसको सक्सेस मिल जाएगा। यानी कि हम जितना ट्राई करेंगे, जितना ज़्यादा हम ट्राई करेंगे, एरर होने की पॉसिबिलिटी उतनी ही घट जाती है। तो इस प्रकार से बच्चा क्या करता है, धीमी गति से सीखता है। तो ये आंसर क्या होगा, थ्योरी ऑफ थॉर्नडाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, यहाँ बीच में आ गया है, ठीक है, फ़ॉन्ट इसका छोटा करना था, बट कोड यहाँ से आप लोग को दिख रहा है क्लियर, तो देख लीजिएगा। क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कथन विकास के बारे में, कौन सा कथन विकास के बारे में सही है। आप अगर यहाँ पर ग्रोथ और डेवलपमेंट को नहीं जानते हैं तो आप यहाँ पर बता नहीं सकते हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में मैं आपको आगे यहाँ पर बताऊंगी डिफ्रेंशिएट करके। ओके, तो पहले इसको देख लेते हैं कि विकासात्मक परिवर्तन, जो डेवलपमेंटल चेंजेस होते हैं, वो सीधी रेखा में आगे भी जाते हैं कह रहा है, यानी कि जो हमारा डेवलपमेंट है ना, ये एक ही एकदम लीनियर सीक्वेंस में जाता है तो नहीं जाता है, क्योंकि ये मल्टी डायमेंशनल होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर कट जाएगा। नेक्स्ट है विकास गर्भ से शुरू होकर जीवन पर्यंत आगे बढ़ता है। क्या ये जो यहाँ पर है, ये ऑप्शन बी है, क्या ये स्टेटमेंट सही है, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि विकास जो है, डेवलपमेंट जो है ना, ये वॉर्म टू टोम चलने वाला प्रोसेस है, यानी कि गर्भ से लेकर के कब्र तक चलने वाली प्रोसेस है। बच्चा जब जन्म नहीं लेता है, माँ के गर्भ में होता है, भ्रूण बनता है, तब से डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, जब तक उसको मृत्यु प्राप्त नहीं हो जाती है। तो ये तो होगा, यानी कि जहाँ पर केवल एक है वो गलत हो जाएगा, और यहाँ 2 तो होगा, इट मीन्स कि 4 यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन 4 जो है, एलिमिनेट करते हुए आपको आंसर तक पहुँचना है, इतना ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट है कि विकास विभिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न होता है। बिल्कुल, इंडिविजुअल डिफरेंस आप पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि हर एक व्यक्ति विशेष होता है, उसमें योग्यताएं, क्षमताएं जो है अलग अलग होती है। तो इसका विकास भी क्या है, यहाँ पर व्यक्तियों में विभिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से, इसका गति जो है ये अलग अलग होता है। विकास को सटीक मापा जाता है नहीं, विकास को आप एग्जैक्ट यहाँ पर मेज़र नहीं कर सकते हैं। तो आंसर क्या होगा, बी और सी, यानी कि ऑप्शन सेकंड जो है, केवल 2 और 3 यहाँ पर राइट आंसर होगा। ओके, अब यहाँ पर जान लेते हैं कि वृद्धि विकास है क्या। वृद्धि को ग्रोथ कहते हैं और इसको यहाँ पर डेवलपमेंट कहते हैं। वृद्धि को अभिवृद्धि कहेगा तो आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होइएगा, हिंदी में थोड़ा सा नाम में थोड़ा हिंदी का वर्ड अजीब रहता है ना, मतलब अच्छा रहता है। अभिवृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है, यानी कि जो ग्रोथ है ये क्या है कि बोल रहा है यहाँ पर कि बाह्य यानी एक्सटर्नल होता है। एक्सटर्नल क्यों बोल रहा है, क्योंकि इसमें ना शारीरिक संरचना, वृद्धि जो है ये शारीरिक संरचना से है, बाह्य होता है, जिसको हम लोग देख सकते हैं, यानी कि क्या विजिबल होता है, सीन होता है, देख सकते हैं। लेकिन विकास आंतरिक और बाह्य दोनों होता है। आंतरिक और बाह्य मतलब क्या, विकास के अंतर्गत ना आपका यहाँ पर होलिस्टिक डेवलपमेंट जो कि है सर्वांगीण विकास, सर्वांगीण विकास के अंदर क्या क्या आता है, आपका यहाँ पर मेंटल डेवलपमेंट आएगा, सोशल डेवलपमेंट आएगा, साथ ही साथ इमोशनल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो सारा डेवलपमेंट जो है ना ये यहाँ इसके अंतर्गत आ जाता है, इसीलिए ये विकास आंतरिक और बाह्य दोनों होता है कहा गया है। नेक्स्ट है वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है। जो ग्रोथ है ये निश्चित होती है, सर्टेन एज तक होती है,
माना जाता है ये 18 से 19 वर्ष तक वृद्धि होते ही रहता है। ऐसा नहीं है कि एकदम मृत्यु पर्यंत अगर वृद्धि होगा तो आप पता नहीं कितने लंबे हो जाएंगे, है ना। तो ये क्या होता है, जब मैच्योरिटी प्राप्त हो जाता है बालक को तब तक वृद्धि होती है, यानी कि जब तक प्यूबर्टी हिट कर जाती है उसके बाद वृद्धि रुक जाती है, फिर डेवलपमेंट तो वो होता ही रहता है, चलता ही रहता है। अब है कि विकास जीवन पर्यंत चलता है, बिल्कुल हम लोगों ने अभी जस्ट इस क्वेश्चन में देखा कि ये वॉर्म टू टॉम चलने वाली प्रोसेस है जो कि गर्भ से लेकर के वो मृत्यु पर्यंत चलती ही रहती है। भले इसकी गति जो है ना धीमी या फिर स्पीड हो सकती है, लेकिन ये निरंतर चलती रहती है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। कौन? तो ये डेवलपमेंट। आगे है अभिवृद्धि का संबंध शारीरिक परिवर्तन से है। हाँ, तो शारीरिक परिवर्तन जैसे कि हम लंबे हो रहे हैं और शरीर का भार होता है, तो ये शारीरिक परिवर्तन होता है। और एक चीज़ वृद्धि जो है ना, इसको हम देख तो सकते हैं, साथ ही साथ माप भी सकते हैं। वृद्धि में यहाँ पर हाइट, वेट, ये सब है, इसीलिए मेजरेबल है। हाइट होगा, मान लीजिए आप 5 फीट 6 फीट के हैं, तो 5-6 क्या है, ये फीट बता रहे हैं ना, नंबर्स बता रहे हैं, मेज़र करके हम बता रहे हैं, इसीलिए ये क्या होगा, मेजरेबल होगा, मात्रात्मक होगा। और साथ ही यहाँ पर जो वेट आपका, जैसे कोई 40 kg 45 kg, ये क्या हो जाएगा, वेट हो जा रहा है, तो ये क्या है, वृद्धि, ये मेजरेबल है। ओके, लेकिन इसको हम लोग एग्जैक्ट नहीं माप सकते हैं डेवलपमेंट को। विकास वातावरण से भी संबंध होता है। नेक्स्ट है अभिवृद्धि का कोई लक्ष्य नहीं होता, इसका कोई गोल नहीं होता, लेकिन विकास का कोई ना कोई लक्ष्य जरूर होता है। तो इतना आई होप क्लियर हो गया होगा आपका, और इसका आंसर भी पता लग गया। आगे बढ़ते हैं। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या होती है। पियाजे ने कॉग्निटिव थ्योरी दिया है और इन्होंने 4 थ्योरी बताया है, जो कि मैं आपको यहाँ पर एक एक करके बताऊंगी। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था मतलब प्री ऑपरेशनल, यहाँ पर स्टेज कौन से अवधि को बोला है, 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11 या फिर 11+। इन्होंने 4 कॉग्निटिव थ्योरी यानी कि 4 भाग में बांटा है कॉग्निटिव थ्योरी को। सबसे पहले सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि है यहाँ पर 0 से 2 वर्ष तक। उसके बाद यहाँ पर प्री ऑपरेशनल स्टेज इन्होंने माना है 2 से 7 साल तक, और 7 से 11 तक को इन्होंने कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहा है, और 11 से आगे 11+ या फिर 11 से 15 तक इन्होंने फॉर्मल स्टेज कहा है। तो याद रखेंगे यहाँ पर क्या पूछा है कि पूर्व संक्रियात्मक प्री ऑपरेशनल स्टेज कौन सा होगा, आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 2 से 7 साल का बच्चा। और जीन पियाजे आप लोग पढ़ लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इनमें से मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंधित है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजी इज एसोसिएटेड विद लैंग्वेज डेवलपमेंट, मतलब कि भाषा विकास से इनमें से कौन से मनोवैज्ञानिक संबंधित है। पावलोव है, बिने है, चॉम्स्की और मैस्लो। मैस्लो ने यहाँ पर ये मैस्लो का जो संबंध है मोटिवेशन से है, तो ये होगा नहीं। बिने का बुद्धि से है, इंटेलिजेंस से है। पावलोव का भाषा से संबंध इसका नहीं है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पर, चॉम्स्की जो है आंसर हो जाएगा। लैंग्वेज एक्विजिशन डेवलपमेंट LAD करके चॉम्स्की को पढ़े होंगे, तो ये आपको आंसर क्लिक कर गया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया है, यानी कि थॉर्नडाइक प्रूव्ड हिज थ्योरी टाइटल्ड। थॉर्नडाइक का जो थ्योरी था उसका शीर्षक क्या था, संज्ञानात्मक अधिगम, यानी कि कॉग्निटिव लर्निंग। कॉग्निटिव की जब भी बात आएगा तो यहाँ पर जीन पियाजे हो जाएगा, जीन पियाजे। और ट्रायल एंड एरर लर्निंग ये करेक्ट है, संकेत लर्निंग नहीं होगा, स्थान लर्निंग नहीं होगा। आंसर इज ऑप्शन सेकेंड, जो कि है अधिगम के प्रयास एवं भूल का सिद्धांत, जो है इसका शीर्षक का नाम है। किसका, तो थॉर्नडाइक के सिद्धांत का। नेक्स्ट है विकास के चरणों के संदर्भ में 2 से 6 वर्ष तक की अवस्था को क्या कहा जाता है। 2 से 6 वर्ष के बीच में अगर किसी का एज है तो उसे हम लोग कौन से स्टेज में रखेंगे। डेवलपमेंट के कई स्टेजेस होते हैं ना, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलसेंस, तो इसको हम लोग किस स्टेज में रखेंगे, अर्ली चाइल्डहुड में, मिडिल चाइल्डहुड में, इन्फेंसी या फिर एडोलसेंस। आंसर क्या होगा, तो जो चाइल्डहुड होता है ना, चाइल्डहुड,
इसको हम लोग दो भाग में बांटते हैं। पहला तो है अर्ली चाइल्डहुड और दूसरा है लेटर चाइल्डहुड, और इसके बीच में आप मिडिल भी रख सकते हैं। तो अर्ली चाइल्डहुड जो है ना, ये चलता है कितना से कितना तक, ये यहाँ पर 6 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष या फिर 10 वर्ष तक, और 10 से 12-13 तक यहाँ पर हम लोग लेटर चाइल्डहुड मानते हैं। तो 2 से 6 कहाँ पर आ रहा है, हाँ तो मतलब सॉरी यहाँ पर ये होगा, जो चाइल्डहुड है हम लोग एक बार ध्यान से सुनिएगा, जो चाइल्डहुड है इसको हम लोग ऐसे जनरली 6 से 12 वर्ष तक मानते हैं, लेकिन इसको डिवाइड किया गया है अर्ली चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड। तो अर्ली चाइल्डहुड को ना 2 से 6 वर्ष अर्ली चाइल्डहुड माना गया है, और लेटर चाइल्डहुड जो है ये 6 से लेकर के 12 या फिर 13 साल तक माना गया है, ये लेटर चाइल्डहुड। और इसके बीच में आप मिडिल मतलब इसके बीच में आप रख सकते हैं, है ना। तो 2 से 6 वर्ष तक की अवस्था को क्या कहा जाता है, तो ये हो जाएगा अर्ली चाइल्डहुड, ऑप्शन फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं, इन्फेंसी आप 0 से 2 कहीं कहीं, और ऐसे इन जनरल की अगर हम बात करें तो इसको जन्म से लेकर के 0 से 5 साल तक इन्फेंसी मानते हैं। तो चाइल्डहुड को डिवाइड भी किया गया है, इसको भी ध्यान रखेंगे। पढ़ते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए। देखिए, बच्चा अगर पढ़ रहा है, कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए। शिक्षण तकनीक, जो टीचिंग टेक्निक से उस पर, इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तिक विभिन्नता, शारीरिक क्षमता, फिजिकल एबिलिटी और पारिवारिक स्थिति। तो पढ़ते समय सामान्य कक्षा में जनरल जो क्लासरूम है इसमें एक टीचर को इंडिविजुअल डिफरेंस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हर एक बच्चे में विशेष गुण होते हैं। कोई बच्चा जल्दी सीख लेता है तो कोई धीमी गति से सीखता है, और सबको साथ लेकर के चलना होता है एक शिक्षक को। तो इसमें हम लोग का जो आंसर हो जाएगा ये होगा व्यक्तिक विभिन्नता। आगे है मनोविज्ञान एक देश है, यानी कि जो साइकोलॉजी है ये क्या है, आत्मा का विज्ञान है, मस्तिष्क का विज्ञान है, चेतना का विज्ञान है, या व्यवहार का विज्ञान है। आंसर क्या होगा इसका, तो सबसे पहले मनोविज्ञान को डिफाइन किया गया था ना, सबसे पहले प्राचीन काल में, तब प्लेटो और अरिस्टोटल जो अरस्तु है इन्होंने कहा था कि जो साइकोलॉजी है ये आत्मा का विज्ञान है। किसने कहा था, तो ये प्लेटो और अरिस्टोटल ने। उसके बाद आगे और भी विद्वान आते हैं, उन्होंने कहा कि मस्तिष्क का विज्ञान, किसने कहा, पेम्पोलॉजी या फिर पेम्पोनाजी कहीं पर लिखा हुआ मिलेगा। तो पेम्पोलॉजी ने कहा कि जो मनोविज्ञान है ना ये मन का विज्ञान है, इन्होंने कहा है। तो ये सबसे पहले कहा, सेकंड में कहा गया। उसके बाद फिर आगे आते हैं, फिर विलियम जेम्स और वुंट जो हैं इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। लेकिन उसके बाद भी और ऐसे मनोवैज्ञानिक आए जिन्होंने कहा कि मनोविज्ञान जो है ना ये व्यवहार का विज्ञान है, यानी कि जो सभी मानते हैं, सर्वमान्य हो गया क्या, तो ये व्यवहार का विज्ञान है मनोविज्ञान। व्यवहार का अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत में। तो ये इन्होंने कहा है स्टडी ऑफ बिहेवियर इज साइकोलॉजी, इन्होंने कहा है। ऑप्शन यहाँ पर 4 आंसर हो जाएगा। सबसे पहले ये आपको मैं सीक्वेंस में बता दी, और क्लियर नहीं हुआ तो और एक बार आप लोग बैक करके देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि 30 क्वेश्चंस हम लोगों को कंप्लीट भी यहाँ पर करने हैं। और हाँ, अगर आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा। ये जो स्लाइड्स है इसका मैं PPT बना करके अपलोड कर दूँगी टेलीग्राम चैनल में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। डैश इज द प्रोसेस ऑफ अराउजिंग, सस्टेनिंग एंड रेगुलेटिंग एक्टिविटी। जैसे कि मान लो अभी हमारा एग्ज़ाम है JTET का, है ना, सिलेबस आ गया, देख के सबका सर चकराया होगा। लेकिन कार्य तो प्रिपरेशन करना तो हम लोग को स्टार्ट करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर बोला है कि कार्य को प्रारंभ करना यानी कि स्टार्ट करना, इसको कंटिन्यू रखना, और साथ में क्या करना, नियमित करने की प्रक्रिया, यानी कि डेली हम लोगों को क्या कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना, ये क्या कहलाएगा, प्रेरणा कहलाएगा। आप मोटिवेट, इनर मोटिवेट अगर आप होंगे, इंटरनल मोटिवेशन आपके अंदर होगा, तो आप क्या करेंगे, आप उसको कंसिस्टेंसी के साथ जब तक एग्ज़ाम ना हो जाए तब तक आप लोग पढ़ते ही रहेंगे हर दिन। चाहे वो अभी सिलेबस इतना वास्ट आ गया है उसको देख करके ऐसा नहीं है कि मन भर गया, अब मन नहीं कर रहा तैयारी करने का, ऐसे नहीं है।
वो आप कर रहे हैं क्योंकि आपको एक टीचर बनना है ना। आपको क्या है कि यहाँ पर वो आप क्या आंतरिक अभिप्रेरणा आपके अंदर है, इट मीन्स कि ये वही है, कार्य को आप स्टार्ट कर रहे हैं, उसको कंटिन्यू कर रहे हैं और साथ ही साथ कंसिस्टेंसी भी मेंटेन कर रहे हैं। ऐसे नहीं है कि 2 दिन पढ़ लिए फुल मोटिवेशन के साथ, फिर आप क्या हो गया कि 2-3 दिन बाद आप उसको छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। तो ये हो जाएगा अगर आप इनर मोटिवेट होंगे तब। तो आंसर ऑप्शन 4। नेक्स्ट होगा सीखने की खेल विधि उपयोगी है। प्ले वे मेथड ऑफ लर्निंग इज यूजफुल फॉर, किसके लिए, कौन से स्टेज के बालकों के लिए सीखने की खेल विधि इम्पॉर्टेंट है? बाल्यावस्था के लिए, चाइल्डहुड, पूर्व शेषावस्था होता नहीं है, युवावस्था, परिपक्व अवस्था, मैच्योरिटी स्टेज। आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट जो कि है बाल्यावस्था। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है, यानी कि एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ यूजफुल फॉर, किसके लिए ये इम्पॉर्टेंट है? स्वयं को समझने के लिए, बालक को समझने के लिए, शिक्षण विधियों के चयन में या फिर संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में। 13 का आंसर क्या होगा? आपको पता है तो आंसर करिए। तो ये क्या है? संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में। शैक्षिक प्रक्रिया, एजुकेशनल प्रोसेस जो भी होंगे उसमें शिक्षण विधियाँ भी आ जाएंगी, बालक भी आ जाएंगे। तो ये आंसर ऑप्शन 4 होगा। नेक्स्ट है जीन पियाजे द्वारा दिया गया सिद्धांत है। जीन पियाजे के द्वारा इनमें से कौन सा सिद्धांत दिया गया है? संज्ञानात्मक संरचनावाद यानी कि कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म, सामाजिक संरचनावाद, मौलिक संरचनावाद और सांस्कृतिक संरचनावाद। आंसर क्या होगा यहाँ पर? 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, संज्ञानात्मक संरचनावाद है ये। और इन्होंने 4 स्टेज में बांटा है कॉग्निटिव थ्योरी को, जो कि मैं आपको पहले बता दी थी। आगे है 15 नंबर, परिपक्वता का सिद्धांत किसने दिया था? हु प्रपोज्ड द मैच्योरिटी थ्योरी? हरलोक, गेट्स, गैशेल और स्टेनले होल। किनके द्वारा परिपक्वता का सिद्धांत दिया गया था? 4 ऑप्शन है और आपको आंसर बताना है। 15 का आंसर क्या होगा? आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, गैसेल जो है ना, इन्होंने परिपक्वता का सिद्धांत दिया है। और परिपक्वता, मैच्योरिटी की यहाँ पर बात आई है तो एक चीज़ आप सभी को पता होगा, गर्ल्स मैच्योर फास्टर देन क्या बॉयज़, है ना। नेक्स्ट है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, ये कैसा है? ए पोलर यानी कि एक ध्रुवीय है, बाईपोलर यानी 2 ध्रुवीय है, ट्राईपोलर और क्वाड्रिलेटरल। आंसर क्या हो जाएगा? टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है ना, ये मैं कई बार आपको बताई हूँ, जैसे कि बीएड एंट्रांस एग्जाम का भी प्रिपरेशन चल रहा था यहाँ पर तो बताई थी। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है ना, ये ट्राईपोलर है। सबसे पहले स्टूडेंट, टीचर और यहाँ पर करिकुलम होगा। ध्यान रखिएगा, सिलेबस नहीं करिकुलम होगा। करिकुलम हम उसको बोलते हैं कोई भी संस्था, शिक्षण टीचिंग इंस्टीट्यूट जो है ना, इसके अंतर्गत, टीचिंग इंस्टीट्यूट के अंतर्गत जितने भी एक्टिविटीज़ होते हैं पढ़ाई के साथ साथ, वो सारी चीज़ें यहाँ पर करिकुलम में आ जाती है। तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्या है? ये ट्राईपोलर है, जिसमें टीचर, स्टूडेंट और करिकुलम रहता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क जो NCF है। NCF इम्पॉर्टेंट हो जाता है। 2005 ने अपनी समझ देश में प्राप्त की है। संज्ञानात्मक सिद्धांत, मानवतावादी सिद्धांत, व्यवहारवादी सिद्धांत या फिर रचनावादी सिद्धांत। तो इन्होंने फोकस कहाँ पर किया है? 17 का राइट आंसर होगा संरचनावादी सिद्धांत पर। कंस्ट्रक्टिव, यहाँ पर गलत है, कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी पर इन्होंने फोकस किया है। किसने? तो ये NCF 2005। आगे बढ़ते हैं। और हाँ, यहाँ पर और एक चीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा, ये जो ट्राईपोलर जो कॉन्सेप्ट है ना, ये किसने दिया है? तो जॉन डीवी ने दिया है। जॉन डीवी एजुकेशन को, यानी कि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है ना, एडम्स ने कहा था कि बाईपोलर है, लेकिन बाद में जॉन डीवी आते हैं, इन्होंने ये कहते हैं कि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है ये ट्राईपोलर है और इसी का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, JB वाटसन ने संवेग के कितने प्रकार बताए हैं? ये वही JB वाटसन है जो बिहेवियरिज्म के जनक माने जाते हैं और अपने ही 11 महीने के बेटे पर प्रयोग किया था।
तो यहाँ पर संवेग यानी कि जो इमोशंस होता है ना हमारा, वो कितने प्रकार के इन्होंने बताए हैं। किसने? तो जेबी वाटसन ने। आंसर यहाँ पर हो जाएगा 3 इन्होंने बताए हैं, और वो 3 कौन कौन से हैं? सबसे पहले इन्होंने बताया फियर यानी कि डर जो है ये एक संवेग है। उसके बाद एंगर गुस्सा, और साथ ही थर्ड नंबर जो हो जाएगा लव। तो इन्होंने 3 इमोशंस बताए हैं, फियर, एंगर एंड लव। ओके, आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास देश विकास के साथ संबंधित है। जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है डील विद द डेवलपमेंट ऑफ। जब भी कॉग्निशन का बात आए ना, कॉग्निशन का बात आए, आपको माइंड से रिलेट करना है। माइंड के अलावा आपको और कहीं नहीं सोचना है। तो बॉडी पार्ट्स होगा नहीं, इमोशंस होगा नहीं, ऑल ऑफ दीज नहीं होगा। जब बॉडी पार्ट्स नहीं होगा तो ऑल ऑफ दीज नहीं होगा, यानी कि ऐसे करके आप ऑप्शन 4 को एलिमिनेट करते हैं। मेंटल प्रोसेस, ये माइंड से रिलेटेड है ना, तो ये आंसर इसका 19 का करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। कोई भी जीव यहाँ पर होगा। जीव विकास का क्रम सर से पैर की दिशा में होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? यहाँ पर जी नहीं होगा, यहाँ पर विकास का क्रम जो है ना, मान लो कोई व्यक्ति है, इसका सीक्वेंस क्या है? ये सर से पैर की ओर हो रहा है। कहाँ से कहाँ हो रहा है? तो ये हो रहा है, इस बच्चे का डेवलपमेंट जो हो रहा है ये सर से पैर की ओर हो रहा है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रोक्सिमोडिस्टल, सेफेलोकोडल, मैचुरेशनल और डेवलपमेंटल। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? इसे हम लोग कहेंगे, सर से पैर बोला है ना, सर से पैर, तो ये सेफेलोकोडल आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिसको शीर्षगामी विकास भी कहते हैं। और विकास का जो सिद्धांत है, विकास का दिशा का सिद्धांत में हम लोग पढ़ेंगे कि अधोगामी और यहाँ पर शीर्षगामी। अधोगामी को क्या कहते हैं? प्रोक्सिमोडिस्टल कहते हैं, और शीर्षगामी को यह सेफेलोकोडल। तो जिस बच्चे नहीं, सभी बच्चे का विकास का क्रम जो है ना, सर से पैर की ओर होगा तो उसका सेफेलोकोडल हो जाएगा। स से सर, तो स से सी याद रख लेंगे, है ना। उसके बाद प्रोक्सिमोडिस्टल ये होता है अंदर से बाहर की ओर बच्चे का जो विकास होता है वो हो जाएगा प्रोक्सिमोडिस्टल में। नेक्स्ट है, अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? अंतर्दृष्टि यानी कि प्रोपाउंडेड ऑफ इनसाइड, नहीं इनसाइट थ्योरी किसने दिया था? कोहलर, थॉर्नडाइक, स्किनर, पेवलोव। ये नहीं होगा, इन्होंने डॉग पर प्रयोग किया था, याद रखेंगे। स्किनर ने रेट पर और थॉर्नडाइक ने केट पर, स्किनर ने रेट पर और पेवलोव ने यहाँ पर डॉग पर इन्होंने प्रयोग किया था। अब ये कोहलर जो है ना, इन्होंने ही अंतर्दृष्टि सिद्धांत दिया था। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा। और इसी को सूझ का सिद्धांत भी कहते हैं। जो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है इसे सूझ का सिद्धांत कहते हैं। और इन्होंने चिंपैंजी पर प्रयोग किया था, और उस चिंपैंजी का नाम था, जो चतुर था उसका नाम था सुल्तान। इस पर प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के किस चरण में बहुत से हार्मोन संबंधी परिवर्तन होते हैं तथा अपनी पहचान की सक्रिय खोज पर बल होता है? Which stage of development is characterized by lot of hormonal changes and an active search for identity? यानी कि वो कौन सा स्टेज है जिसमें बच्चा अपना पहचान बनाना चाहता है, अपनी पहचान बनाने के लिए वो एक्टिव हो जाता है? एडोलसेंस है, इन्फेंसी है, अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड। आंसर क्या होगा यहाँ पर? तो ये वही स्टेज है जो कि 12 से लेकर के 18-19 साल तक होता है, एडोलसेंस। और स्टैनले हॉल ने कहा है कि जो किशोरावस्था है ना, ये बड़े ही तनाव, दबाव, तूफान का काल इन्होंने कहा है। किसने? ये स्टेटमेंट आता है, जो भी मैं ऑरली बता रही हूँ ऐसे ही नहीं बता रही हूँ, ये क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में जो CTET का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें आप देख सकते हैं। तो इनमें से कौन से मनोवैज्ञानिक ने किशोरावस्था को बड़े ही तनाव, तूफान, संघर्ष का काल कहा है? तो ये स्टैनले हॉल हो जाएगा, है ना। आंसर इस क्वेश्चन का एडोलसेंस होगा। नेक्स्ट है 22 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत को किस तरह का सिद्धांत माना गया है? जो लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत है, थ्योरी है, वो किस तरह का है? मनोविश्लेषणात्मक है,
सामाजिक सांस्कृतिक है, व्यवहारवादी है और सूचना प्रसंस्करण। आंसर 23 का हो जाएगा यहाँ पर। देखिए मनोविश्लेषणात्मक का जब भी आ गया तो फ्रायड इसका आंसर होगा, तो फ्रायड ने ये दिया था। व्यवहारवादी जो कि वही जेबी वाटसन है, और सामाजिक सांस्कृतिक इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड सोशियो कल्चर। और सोशियो कल्चर लैंग्वेज का भी लेव वाइगोत्स्की से संबंध है। और व्यवहारवादी जैसे हम लोगों ने देखा कि वाटसन है इसके प्रतिपादक, वाटसन, और इन्होंने कहा था कि तुम मुझे 1 दर्जन स्वस्थ बच्चे दे दो, मैं उसे जो चाहता हूँ वो बना करके दूंगा। अगर मैं चाहूँ तो उसे मैं IAS ऑफिसर, वकील, बड़े अधिकारी बना सकता हूँ, और अगर मैं चाहूँ तो उसी बच्चे को, स्वस्थ बच्चे को, मैं चोर भी बना सकता हूँ। तो ऐसा स्टेटमेंट किनका था? जेबी वाटसन का था, और ये एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है। आगे बढ़ते हैं। प्रगतिशील शिक्षा में पाठ्यचर्या के उद्देश्य देश को महत्व देते हैं। जो यहाँ पर प्रोग्रेसिव एजुकेशन है वो एम्फेसाइज करता है किसको? तो रटन स्मृति को। रटन विद्या पर तो फोकस ही नहीं किया गया है ना। सत्ता के प्रति अनुकूलन अथॉरिटी वाला तो होगा नहीं। अब है आलोचनात्मक चिंतन और प्रत्यास्मरण और सतत अभ्यास, रिकॉल एंड ड्रिल। 24 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्रिटिकल थिंकिंग पर जो है ना एम्फेसाइज किया गया है। ये सतत अभ्यास, ड्रिल होगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अन्वेषण विधि के प्रतिपादक किसे माना जाता है? अन्वेषण विधि को ही खोज विधि के नाम से जाना जाता है, डिस्कवरी मेथड के नाम से हम लोग जानते हैं। तो इसके प्रोपाउंडर कौन है? पेस्टोलॉजी है, हर्बर्ट स्पेंसर है, रायबर्न और आर्मस्ट्रॉन्ग। तो क्या हो जाएगा आंसर यहाँ पर? आर्मस्ट्रॉन्ग जो है ना अन्वेषण विधि यानी कि डिस्कवरी, क्या हो रहा है, डिस्कवरी मेथड के प्रोपाउंडर यही है आर्मस्ट्रॉन्ग। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा हाँ, एक चीज़ यहाँ पर खोज विधि और खोज अधिगम में डिफरेंस है, इसको याद रखेंगे आप लोग। खोज विधि का बोलेगा तो आप लोग आर्मस्ट्रॉन्ग की ओर जाएंगे, और जब खोज अधिगम की बात यहाँ पर की जाएगी, खोज अधिगम के पापा जी कौन हैं? तो ये हो जाएगा आंसर आपका ब्रूनर साहब, जो है खोज अधिगम, डिस्कवरी, लर्निंग के फादर हैं, है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26। कोल व ब्रूस ने बाल्यावस्था को माना है। कोल और ब्रूस ने बाल्यावस्था को क्या कहा है? समस्यात्मक काल कहा है, अनोखा काल कहा है, मिथ्या परिपक्वता काल कहा है, या फिर जिज्ञासा काल कहा है। आंसर क्या हो जाएगा? इन दोनों ने क्या कहा है? ये जो एडोलसेंस है, बाल्यावस्था है, ये यूनिक पीरियड, अनोखा काल इन्होंने कहा है। समस्यात्मक काल आप यहाँ पर आप जा सकते हैं एडोलसेंस की ओर, मिथ्या परिपक्वता में यहाँ पर शेषावस्था की ओर आप मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के संस्थापक कौन है? गेस्टाल्ट थ्योरी के फादर कौन है? फाउंडर कौन है? जनक कौन है? स्किनर, वर्दिमर, बीने या फिर पिनोविच? स्किनर होगा नहीं, बीने नहीं होगा, इसका संबंध है इंटेलिजेंस से, पिनोविच नहीं होगा। आंसर यहाँ पर हो जाएगा गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक के संस्थापक जो है ना ये वर्दिमर है। वर्दाइमर भी बोलते हैं, वर्दिमर भी आप जैसे प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं, करेंगे। तो यहाँ पर इसके साथ ये अकेले नहीं थे, साथ ही यहाँ पर कोहलर था और यहाँ पर कोफ्का, ये तीनों व्यक्ति जो हैं इनको गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संवेगों पर नियंत्रण पाने के लिए बालकों को डेस अभ्यास कराना चाहिए। यानी कि जो हमारे इमोशंस हैं, बच्चे का इमोशंस है, उसमें कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए आप क्या करेंगे? आत्मचेतना का? बिल्कुल नहीं। आप मोटिवेट कर देंगे उसको? नहीं करना है। आत्मनियंत्रण या फिर आत्मानुभूति का? किसका आपको अभ्यास कराना है? यहाँ पर बोला है 28 का राइट आंसर होगा यहाँ पर आत्मानुभूति, सेल्फ एक्सपीरियंस का बार बार आपको प्रैक्टिस कराना है। देखिए यहाँ पर आत्मनियंत्रण नहीं है, किसी को आपको देखो आत्मनियंत्रण या सेल्फ कंट्रोल यानी कि
खुद को रोकना नहीं है, अभ्यास कराना है, सेल्फ एक्सपीरियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। दूसरे वर्ष के अंत में शिशु का शब्द भंडार हो जाता है। 2 साल तक होते होते बच्चे के जो शब्द भंडार है, वोकेबलरी जो बच्चे का है, वर्ड वोकेबलरी यहाँ पर, ये कितना हो जाता है? 100 वर्ड्स, 60 वर्ड्स, 50, 10। तो आंसर हो जाएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा आप लोग जब भी क्वेश्चन को पढ़िएगा, तो यहाँ पर लगभग 100 शब्द होते हैं। और 2 साल के बाद जो है ना, बच्चा क्या होता है, वाक्य धीरे धीरे बोलना स्टार्ट करता है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये, बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए, चिल्ड्रेन शुड बी इवैल्यूएटेड बाय, कैसा होना चाहिए? बोर्ड परीक्षा के द्वारा। उसका हम इवैल्यूएट कैसे करेंगे कि बोर्ड एग्ज़ाम ले लेंगे, जैसे झारखंड में जेक का एग्ज़ाम ले लेंगे तो इवैल्यूएट होगा, या फिर सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन CCE, और गृह परीक्षा द्वारा, लिखित एवं मौखिक परीक्षा द्वारा। आपको क्या करना है? CCE करना है, कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन करना है, सतत और व्यापक मूल्यांकन। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। और ये जो स्लाइड्स है, इसका PDF बना करके टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और टेलीग्राम चैनल का नाम आप ये सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पर जा कर के, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। व्हाट्सअप चैनल भी है, आप वहाँ से भी ऐड हो सकते हैं, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आज ये पहली क्लास थी, कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और इसे कंटिन्यू किया जाएगा। आप बीएड कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं इस चैनल पर जो कि बीएड कर रहे हैं, तो आपको आगे चल करके जेटेट सीटेट के लिए आपको बैठना पड़ेगा, तो आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि जेटेट लिखा हुआ है थंबनेल में तो बस जेटेट का, ऐसा नहीं है। सीटेट में CDP वाला जो पोर्शन है ये कॉमन है। सीटेट करो, HTET करो, BTET करो और UP टेट करो, सबके लिए ये इम्पॉर्टेंट क्लास है CDP की क्लास।